हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश पाठी आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं वेददृष्टि ग्रुप में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक किया था वो था विदेशी आक्रमण, फॉरेन अटैक्स या फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि पर्शियन अटैक हुआ था भारत के ऊपर, ईरानियों ने आक्रमण किया था, दरिये बाहो या डेरियस फर्स्ट। उसके बाद जो अगला अटैक हुआ वो होता सिकंदर का, अलेक्जेंडर का, ग्रीक इन्वेजन। क्लियर है? वो हमने सब पढ़ा देखा सारी चीजों को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध का उदय। मगध साम्राज्य कैसे बना, क्या रीजन थे या कौन कौन शक्तिशाली राजा हुए। ठीक है, राइज ऑफ मगधास एम्पायर, मगध का उदय। क्लियर है? तो देखिए, जो 16 महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से एक था मगध। लेकिन धीरे धीरे मगध ने अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको जीतते हुए बहुत बड़े एरिया पे अपना कंट्रोल किया और एक एम्पायर बन गया, एक साम्राज्य बन गया, मगध साम्राज्य, जिस पर अलग अलग टाइम में अलग अलग डायनेस्टीज के रूलर्स ने क्या किया था, रूल किया था। और मगध के उदय या मगध के जो इतना बड़ा साम्राज्य बनने के पीछे, मगध के राइज होने के पीछे कई सारे रीजन यानी कारण थे। जैसे कि अगर बात करते हैं तो मगध जो बिहार का एरिया है, गंगा का जो मैदानी जो क्षेत्र है जहाँ काफी उपजाऊ मिट्टी है और काफी एग्रीकल्चर होता है, तो एक तो ये था कि भैया ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उपजाऊ भूमि है और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा उधर उसके पास लोहा भी था। और जो मगध की जो राजधानी थी उसके आसपास से कई सारी नदियां गुजरती थी, यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा थी। मगध ने आर्मी के लिए एलिफेंट का यूज किया, जो लड़ाई में, या सेना के लिए हाथी सेना का यूज किया। तो ये कुछ ऐसे एडवांटेज थे या कुछ ऐसी ये सकारात्मक बातें थी मगध के फेवर में, जिससे धीरे धीरे मगध अपने कंटेम्परेरी जो और उसके समकालीन जो राजवंश थे या किंगडम थे या राजा थे, उनको सबको जीतते हुए मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और बहुत आगे बढ़ा। और साथ साथ मगध को एक के बाद एक लगातार शक्तिशाली राजा मिलते चले गए। कोई भी एम्पायर, कोई भी डायनेस्टी या कोई भी जो साम्राज्य होता हो तब तक ही चल सकता जब तक कि उसके पास एबल रूलर हैं, शक्तिशाली या योग्य शासक हैं। तो मगध को लगातार एक के बाद एक शक्तिशाली या योग्य साम्राज्य या मतलब योग्य शासक जो है मिलते चले गए। तो कुछ ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से मगध एक बड़ा एम्पायर बना और अपने कंटेम्परेरी जो और जनपद थे, महाजनपद थे, राजवंश थे, राजा थे, उनको जीतते हुए मगध एक शक्तिशाली और एम्पायर का रूप लेकर एक बड़ा साम्राज्य बना। मगध साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य है, मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से मगध एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य। तो अब हम देखते हैं कि मगध पर किस किस राजवंश ने, किस किस डायनेस्टीज ने रूल किया। हमारी बातें, तो सबसे पहले कहा जाता है कि एक बृहद्रथ राजवंश था जहाँ का जरासंध नाम का राजा था, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है क्लियर नहीं माना गया, थोड़ा डाउट है। या कहे तो जरासंध या बृहद्रथ जो डायनेस्टी जो वंश था, उसकी ऐतिहासिकता को लेकर काफी संदिग्ध बातें हैं या काफी उस पर शक है या क्लियर नहीं है। लेकिन हिस्ट्री में क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, एविडेंस होने चाहिए। तो एनसीईआरटी भी यही लिखता है कि जो मगध पे रूल करने वाला पहला जो साम्राज्य था जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की, वो था हर्यक डायनेस्टी यानी हर्यक वंश। हमारी बातें, तो उससे पहले कहा जाता है कि जरासंध जो राजा था जिसका जिक्र हमें महाभारत में मिलता है, जरासंध, ठीक है, तो कहते हैं कि वो लोग रूल कर रहे थे वहां पे, जरासंध के पूर्वज थे, लेकिन उनके बारे में सॉलिड एविडेंस नहीं है, मजबूत प्रमाण, प्रूफ या साक्ष्य नहीं मिलते। तो शुरुआत जो मानी जाती मगध पर रूल करने वाली जो पहली डायनेस्टी, पहला जो राजवंश था वो था हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। तो अब हम एक एक करके देखते हैं मगध पे किस किस राजवंश ने रूल किया था। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? तो एक बार मैं सारे राजवंश को डिटेल में पढ़ने से पहले मगध पर किन किन राजवंशों ने रूल किया उनको लिख देता हूं, आप उसको नोट करें। ये एग्जाम में कई बार इनका सीक्वेंस यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया गया, क्रम से बताइए कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश या वंश कौन कौन से। क्लियर है इतना? तो पहला जो राजवंश था जिसने मगध पे रूल किया उसका नाम था हर्यक वंश। ठीक है,
हर्यक वंश। दूसरा जो राजवंश था उसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। तीसरा जो राजवंश था उसका नाम था नंद वंश। और चौथा जो राजवंश था उसका नाम था मौर्य वंश। और उसके बाद आता है कुंग वंश। और फिर आता है कणव वंश। क्लियर है? तो इस तरह से मगध पर जो रूल करने वाली डायनेस्टीज थी उनका ये ऑर्डर था, इनका ये क्रम था। यहाँ पे मौर्यन एम्पायर तो हम अलग से पढ़ेंगे, वो आएगा, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें अशोक महान जैसे राजा हुए थे। क्लियर इतना आप सभी को? तो एक बार ये सीक्वेंस आप लिख ले, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि मगध पे रूल करने वाली जो डायनेस्टीज थी, जो राजवंश थे, उनका ऑर्डर बताइए। तो सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश, तुंग वंश और कणव वंश। क्लियर है इतना? तो अब हम एक एक करके इन डायनेस्टीज को देखते हैं, और कौन कौन डायनेस्टीज में कौन कौन राजा हुए, किस किस वंश के अंदर कौन कौन शक्तिशाली एम्परर हुए, रूलर हुए, उनको हम डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं। क्लियर इतना आप सभी को? यस, हो गया, नोट कर लिया? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हर्यक वंश की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक डायनेस्टी, यानी हर्यक वंश। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। तो कहते हैं कि हर्यक डायनेस्टी का जो फाउंडर था 544 ईसा पूर्व में इस डायनेस्टी की जो स्थापना की थी उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। तो हर्यक डायनेस्टी का जो पहला रूलर था, या मगध का जो फाउंडर जो कहा जाता है, वो कहा जाता है बिंबिसार को। ठीक है? बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है? या फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, बिंबिसार। ठीक है? तो ये बहुत ही एक योग्य शासक था। इसने जो शक्तिशाली, मजबूत और अड़ोसी पड़ोसी जो राजवंश थे या राजा थे, उनके साथ में क्या किया, एक मैरिज रिलेशन स्टेब्लिश किया। मतलब कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने जो शक्तिशाली कंटेम्प्रेरी लोग हैं उनसे शादी विवाह करके उनको अपना रिश्तेदार बनाया, दोस्त बनाया, और जब तक जो छोटे छोटे राजवंश थे उनको एक एक करके निपटा लिया, कब्जा कर लिया। समझ में आई बात है? तो जिससे कि इनका नाम काफी बड़ा और काफी शक्तिशाली लोगों को इनको साथ मिला, बिंबिसार। तो बिंबिसार की जो पहली राजधानी थी, या बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाई, उसका नाम था राजगृह। क्या नाम था? राजगृह, या जिसको गिरिव्रज भी बोल देते हैं। गिरिव्रज, ये मगध की पहली राजधानी थी, कैपिटल थी, राजगृह या गिरिव्रज, जिसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। तुम्हारी बातें क्लियर है? और बिंबिसार ने एक मजबूत राजवंश था, घराना था, एक महाजनपद, इसका नाम था कौशल। तो कौशल का जो राजा था वो था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत था। कौशल जो महाजनपद है उसका राजा था प्रसेनजीत। इसकी सिस्टर जिसका नाम था महाकौशला देवी। महाकौशला देवी। महाकौशला देवी, जिसके साथ बिंबिसार ने क्या की? बिंबिसार ने शादी की। बिंबिसार, तो बिंबिसार की पत्नी थी ये महाकौशला। जो राजा है कौशल का, प्रसेनजीत, उसकी बहन थी महाकौशल, जो पत्नी थी किसकी? बिंबिसार की। तो इस तरह से जो एक शक्तिशाली राजवंश था, एक जो महाजनपद था, किंगडम था कौशल, उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए बिंबिसार ने। तो बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की जो बहन थी, क्या, महाकौशला या कौशला देवी, इससे शादी की। समझ में आ रही बातें? ठीक है? एक और राजघराना था, एक और राजवंश था। ठीक है? लिच्छवी। समझ में आ रही बातें? तो लिच्छवी जो घराना था, इसमें भी बिंबिसार ने शादी की।
क्या की? शादी की। ठीक है, और यहाँ का जो राजा था वो था चेटक। चेटक, तो चेटक की पुत्री से बिंबिसार ने क्या की? शादी की, क्योंकि ये भी एक शक्तिशाली राजवंश था जो बिहार में था उधर। हमारी बात है। और कहते हैं कि बिंबिसार ने एक शादी इधर पंजाब में एक राजवंश था, एक घराना था, वहां से भी की। तो इस तरह से बिंबिसार ने अपने जो शक्तिशाली जो अड़ोसी पड़ोसी राजा महाराजा थे उनके साथ शादी विवाह के संबंध बनाकर एक कूटनीति, एक कहते हैं ना, एक समझदारी के साथ इस तरह से अपना संबंध बनाकर इन लोगों की सहायता लेकर अपने अड़ोसी पड़ोसी जो छोटे कमजोर राजा थे उनको जीत लिया और इस तरह से अपने आप को काफी मजबूत कर लिया। समझ में आ रही बातें? तो बिंबिसार काफी चतुर चालाक व्यक्ति था जिसने इस तरह से इन नीतियों के द्वारा अपने राज्य को मजबूत किया और जो कमजोर राज्य थे उनको जीत लिया। जैसे कि बिंबिसार ने अंग जनपद को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? अंग जनपद को जीत लिया, जहां का राजा कर्ण हुआ करता था, जो महाभारत के समय दुर्योधन का जो मित्र था। समझ में आ रही बातें? तो इस तरह से बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने मगध में मिला लिया। समझ में आ रही बातें? तो ये कुछ इंपोर्टेंट जानकारी थी यहाँ पर। एक और बात इसके बारे में, बिंबिसार के बारे में, बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का एक राजवैद्य रहता था। जीवक, जीवक नाम का एक राजवैद्य था, फिजिशियन था, चिकित्सक था, जो बिंबिसार के दरबार में रहता था। जीवक नाम का राजवैद्य। एक बार इधर चंडप्रद्योत एक राजा था, अवंती, अवंती महाजनपद हमने पढ़ा था, अवंती का राजा था चंडप्रद्योत। एक वो बीमार हो गया था तो उसके इलाज के लिए जीवक को भेजा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से आता है कि जीवक कौन था, या जीवक वैद्य जो था वो किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के दरबार में रहता था जीवक। क्लियर है यहां तक आप सभी को? समझ में आई बातें? तो ये कुछ इंपोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको बिंबिसार के बारे में बताई। जैसे हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार है, मगध का पहला राजा या पहला राजवंश हर्यक वंश, पहला राजा बिंबिसार, राजधानी राजगृह गृहवृज की स्थापना की। हमारी बात है। अपने समकालीन कुछ शक्तिशाली राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कौशल का राजा प्रसेनजीत था, उसकी जो बहन थी उससे शादी की। ठीक है, महाकौशला, कौशला देवी। फिर एक और राजवंश था बिहार में, लिच्छवी, यहाँ का राजा चेटक था। ठीक है, तो उससे भी उस घराने से भी अपने संबंध बनाए, शादी विवाह किए, अंग जनपद को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और जीवक नाम का राजवैद्य बिंबिसार के दरबार में रहता। ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी बिंबिसार के बारे में। और ये जो हर्यक डायनेस्टी है इसको फादर किलर डायनेस्टी कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है इसको। इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश यानी पिता की हत्या करने वाला वंश। ठीक है, फादर किलर डायनेस्टी। समझ मारी बातें? क्यों? क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने कर ली और अपने पिता को मारकर अजातशत्रु गद्दी पे बैठा और राजा बना। क्लियर है यहां तक? समझ में आई बातें? तो इसको नोट करें अपनी नोटबुक में या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें। हो गया इतना? ठीक है, क्लियर है? यस। तो ये हमने जानकारी या बिंबिसार जो पहला राजा था उसके बारे में पढ़ा। और अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बिंबिसार को मारकर उसका बेटा गद्दी पे बैठा जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था जो अपने पिता की हत्या करके क्या बना? राजा बना। ठीक है, क्लियर है? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु की एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये थी कि एक तो इसने क्या किया, जो काशी था उसको जीत लिया। ठीक है, कौशल नरेश या कौशल राजवंश पर या कौशल महाजनपद पर आक्रमण कर दिया, प्रसेनजीत को हराया। ठीक है, इसको जीत लिया, काशी को जीत लिया, काशी। ठीक है, कौशल पर आक्रमण किया, कौशल जो राजवंश था उस पर आक्रमण किया, उनको हराया, कौशल। ठीक है, और
ये तो बात रही। और सबसे बड़ी इसकी जो अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी, वो थी लिच्छवियों को हराकर, वज्जी संघ को, लिच्छवियों को हराकर उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। वज्जी एक रिपब्लिक था, एक गणराज्य था, जहां पर अलग अलग वंश के बहुत सारे राजा रूल करते थे, और उनमें सबसे शक्तिशाली एक राजवंश था लिच्छवी राजवंश। तो इसने क्या किया, वज्जी संघ को हराकर लिच्छवी जो थे उनको हरा दिया और उनको अपने साम्राज्य में, ठीक है, लिच्छवी राजवंश को हरा दिया और वज्जी गण को या वज्जी महाजनपद को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि थी, जिसके लिए अजातशत्रु ने सामदाम दंडभेद अपनाए थे और अपने मंत्री वसस्कर की सहायता से वहां पे इन मिलिशियों में या वज्जी गणराज्य में फूट डलवाकर उस पर अपना कब्जा कर लिया। समझ में आ रही बातें? तो ये 2-3 जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वज्जी संघ को या लिच्छवियों को किसने हराया, किसने जीता, किसने उनको मगध में मिला लिया, तो अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसस्कर की सहायता से। ठीक है, वसस्कर, ठीक है, ये मंत्री था अजातशत्रु का, जो लिच्छवियों को हराने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, मंत्री वसस्कर की। ठीक है, समझ में आ रही बातें? वसस्कर या कई बार वस्कार भी लिखा हो सकता है, वसस्कार या वस्कर, ठीक है, इस तरह से इसका नाम ये मिलता है। तो अपनी मंत्री वसस्कर या वस्कार की मदद से अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य में फूट डलवाई और वज्जी को या लिच्छवियों को जीत लिया, उनको अपने राजवंश में मिला लिया। हमारी बातें क्लियर है? और अजातशत्रु को एक दूसरा नाम भी है इसका, इसको श्रोणिक कहा जाता है। श्रोणिक या कुछ जगह कुणिक लिखा हुआ है कि कुणिक भी कहा जाता है। तो अजातशत्रु को श्रोणिक या कुणिक भी कहा जाता है, श्रोणिक या कुणिक भी कहा जाता है। अब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे अजातशत्रु अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त की थी, ऐसे ही अजातशत्रु की हत्या इसके बेटे उदयन ने कर दी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया और गद्दी पर बैठ गए। हमारी बातें, एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अजातशत्रु के समय में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और पहली जो बौद्ध काउंसिल हुई थी वो राजगृह में ही हुई थी। हमारी बातें, अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध की डेथ हुई और अजातशत्रु एक तरह से समकालीन था इसका, गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध के मरने के बाद जो पहली बौद्ध काउंसिल से असेंबली या सभा हुई थी, संगीत थी, वो अजातशत्रु ने ही बुलाई थी, अजातशत्रु ने ही करवाई। क्लियर है यहाँ तक? पहली बौद्ध संगीत क्लियर है? हो गया इतना? आगे बात समझ में? तो ये अजातशत्रु के बारे में, तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसने अपने पिता को मारा और इसको इसके बेटे ने मार दिया, तभी कहा जाता है इसको पितृहंता वंश, पिता की हत्या करने वाला। तो इंपोर्टेंट जानकारी थी इसके बारे में, इसको आप नोट करें। क्लियर है इतना? हाँ जी, हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के बेटे उदयन की। उदयन, हरिवंश का अगला राजा कौन हुआ? उदयन। तो अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, इसने अपने पिता को मारा। क्लियर है? और ये गद्दी पे बैठा और काफी बड़ा साम्राज्य हो चुका था इसके राजा बनने तक। अंग है, काशी है, कौशल है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो वज्जी या वैशाली या लिच्छवियों को, सॉरी, वज्जी या लिच्छवियों को जीत कर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो उदयन ने राजगृह गिरिव्रज की जगह एक नई राजधानी की स्थापना की, जिसका नाम था पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना के नाम से जाना जाता है। तो उदयन ने मगध की नई राजधानी की स्थापना की, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है, इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की एक राजधानी के रूप में किसने स्थापना की, या पाटलिपुत्र को किसने अपनी नई राजधानी बनाया। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक जगह पर अपनी राजधानी बनाई और इसको मगध की नई राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र, जो सोन, गंगा और गंडक नदियों के क्या पे संगम पर थी। सोन और गंगा के संगम पर ये पाटलिपुत्र नई राजधानी थी उदयन की।
क्लियर है। और जो उदयन था ये कहते हैं जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का ये अनुयायी था, अनुयायी था। ठीक है, उदय। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र जो नई राजधानी थी मगध की, उसकी स्थापना किसने की? उदयन ने। और उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। क्लियर है। इसके बाद जो ये उत्तराधिकारी हुए हर्यक वंश के उदयन के बाद, वो कमजोर हुए और इन हर्यक वंश के अंतिम राजा जिसका नाम था नागदशक, उसको गद्दी से हटाकर गद्दी पे जो अगला राजवंश आया उसका नाम था शिशुपाल, सॉरी शिशुपाल नहीं, शिशुनाग वंश। क्या नाम था? शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश में हमें 3 राजा पढ़े, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदय। उदयन का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने नई राजधानी पाटलिपुत्र बसाई थी, जिसको आज पटना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर, और ये काफी मजबूत किला था पाटलिपुत्र। हो गया इतना। अब हम बात करते हैं अगले राजवंश की, ठीक है, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो ये हर एक वंश समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अगले वंश की जिसने मगध पे रूल किया, उसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। इस वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग नाम के व्यक्ति ने की थी। शिशुनाग। तो शिशुनाग ने इस वंश की क्या की? स्थापना की। स्थापना, ठीक है, शिशुनाग ने। और शिशुनाग की जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने अवंती महाजनपद को जीत लिया। अवंती को जीत लिया। इसको जीत लिया, अवंती, जो एमपी मालवा में पड़ता। अवंती भी काफी शक्तिशाली था। तो अवंती का लगातार संघर्ष रहा मगध से। अवंती के पास भी कहते हैं लोहा था और लोहे के काफी मजबूत हथियार थे, और ये टक्कर देता रहा अवंती मगध को। तो शिशुपाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, जो बिग अचीवमेंट है, कि शिशुपाल कंट्रोल्ड ओवर अवंती एंड मर्ज्ड इन मगध एम्पायर। शिशुपाल ने अवंती को जीतकर किसे मिला लिया? अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया, जिसके लिए संघर्ष अजातशत्रु भी करता रहा। ठीक है, उदयन ने भी कोशिश की होगी और सफलता मिली इस नागवंश के राजा शिशुनाग को, जिसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दूसरी बात, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र की जगह अपनी एक नई राजधानी बसाई, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसको राजधानी बनाया, वैशाली को अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे आप। शिशुपाल ने अवंती को जीत लिया। दूसरी उसकी जो एक उपलब्धि है वो ये है कि शिशुनाग ने, शिशुपाल ने सॉरी शिशुनाग है, शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र के स्थान। ठीक है, समझ में आ रही बातें? हाँ जी, क्लियर हो गया इतना? तो ये इंपॉर्टेंट है। हो गया, ठीक है। शिशुनाग के बाद इसका बेटा गद्दी पे बैठा, जिसका नाम था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। कालाशोक जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। काला था, ये काले रंग का था, काकवर्ण। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ, रंग से क्या फर्क पड़ता है? आदमी दिल से अच्छा होना चाहिए, दिलदार होना चाहिए। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो शिशुनाग का बेटा अगला राजा बना, जिसका नाम था कालाशोक या काकवर्ण। समझ में आ रही बात है? इसके समय एक ये था कि इसी ने दूसरी बौद्ध संगीति करवाई थी, बौद्ध काउंसिल, बौद्ध असेंबली, सेकंड बौद्ध काउंसिल करवाई इसने। ठीक है, बौद्ध संगीति करवाई कालाशोक ने, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। हमारी बातें, हाँ जी। और
ये राजधानी को वैशाली से हटाकर कहां ले गया था दोबारा? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र कहां ले गए? पाटलिपुत्र। क्लियर है? पाटलिपुत्र। शिशुनाग, कालाशोक शिशुनाग का बेटा था, नागवंश का अगला राजा था शिशुनाग वंश का। इसको काकोण भी कहा जाता है। और इसी के समय दूसरी बौद्ध संधि थी, सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई थी, और इसने वैशाली की जगह फिर से पाटलिपुत्र को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया, अपनी कैपिटल बनाया, अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। इसके बाद फिर धीरे धीरे जो शिशुनाग वंश था वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, और अगला एक वंश आया जिसका नाम था नंद वंश। क्या नाम था? नंद वंश। अगला जो वंश था वो था नंद वंश। क्लियर? इतना हो गया ये? यस। तो अब हम बात करते हैं अगले राजवंश की, या अगले एक वंश की, जिसका नाम है नंद वंश। क्या नाम है तीसरा वंश जो है? नंद वंश। नंद वंश। नंदवंश के राजा और भी शक्तिशाली थे। मैंने बताया ना कि मगध के उदय में, या राइज ऑफ मगधाज, या मगध के एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने में बहुत सारे कारण थे, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट एक कारण ये था कि मगध को लगातार शक्तिशाली राजा मिलते रहे, एक के बाद एक। कोई भी साम्राज्य, कोई भी राजवंश, या कोई भी एम्पायर तब तक ही टिका रह सकता है, बना रह सकता है, जब तक कि उसके पास लगातार या योग्य रूलर है, शासक है, बहादुर योग्य राजा है। मगध का यह सौभाग्य था कि उसको एक के बाद एक शक्तिशाली राजवंश या शक्तिशाली या योग्य शासक मिलते चले गए, जिन्होंने मगध का और ज्यादा क्या किया? एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, और मगध की सीमाओं को बढ़ाया, और अपने अड़ोसी पड़ोसी राजाओं को जीतकर उन पे कब्जा करते चले गए, साम दाम दंड भेद अपना। और नंदवंश के राजा जो थे ये और भी शक्तिशाली थे। इससे पहले जो दो वंश हुए ना, शिशुनाग वंश और हर्यक वंश, ये उनसे भी ज्यादा बहादुर शक्तिशाली, और इन्होंने बहुत बड़े एरिया को जीतकर अपने मगध में मिला लिया, मगध एम्पायर में मिला लिया। तो हमारी बातें, और कहते हैं कि जो नंदवंश के राजा थे इनको शूद्र कहा जाता, यानी ये क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, नंदवंश के। और जो नंदवंश का एक शक्तिशाली जो राजा था, जो नंदवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, महापद्म नंद। महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने इस नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद ये बहुत शक्तिशाली, ताकतवर और बहादुर राजा था महापद्म नंद। तो नंदवंश का फाउंडर कौन था? महापद्म नंद, जिसको सर्व क्षत्रिय हंता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सर्व क्षत्रिय हंता। सर्व क्षत्रिय हंता मतलब सभी क्षत्रियों की हत्या करने वाला। क्या कहा जाता है इसको? सर्व क्षत्रिय हंता, या सभी क्षत्रियों की हत्या करने वाला महापद्म नंद। ठीक है, इसने अपने अड़ोसी पड़ोसी राजा जो थे उनको सबको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इनके पास काफी बड़ी सेना थी, बहुत सारे रिसोर्सेज थे। महापद्म नंद एक शक्तिशाली, एक ताकतवर राजा था, नंद वंश का फाउंडर था। और कहे जाता है कि नंद वंश के शासक कौन थे? आम इंसान थे, शूद्र थे, ना कि क्षत्रिय थे। ठीक है, तो महापद्म नंद के लिए शब्द आता है सर्व क्षत्रिय हंत। ठीक है, हाँ जी। तो महापद्म नंद ने ये सर्व क्षत्रिय हंता की मतलब उपाधि, या इसको कहा जाता है सर्व क्षत्रिय हंता कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। और महापद्म नंद के मरने के बाद इसके जो 8 बेटे थे उनमें से इसका एक बेटा राजा बना, जिसका नाम था धनानंद। हमारी बातें, महापद्म नंद के 8 बेटों में से एक बेटा था उसका, जिसका नाम था धनानंद। और महापद्म नंद के मरने के बाद अगला जो राजा हुआ वो था धनानंद। ये भी अपने पिता की तरह शक्तिशाली बहादुर था। इसने भी काफी बड़े एरिया पर रूल किया, जो अपने पिता के द्वारा दिया गया एरिया था उसको कम नहीं होने दिया, और उस पर मजबूत से ताकत के साथ रूल करता रहा। और धीरे धीरे ये नंदवंश या धनानंद जो था, इतना ज्यादा जनता का शोषण शुरू कर दिया, कर वगैरह वसूलने कर रहे, इनके अधिकारी जनता पर अत्याचार करने लगे। तो धीरे धीरे ये जो धनानंद है
ये जनता में काफी बदनाम या अलोकप्रिय राजा हो गया। जनता परेशान दुखी हो गई इनसे, धनानंद से, नंद वंश के राजा, उस खासकर धनानंद के समय तक। और कहते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो मगध का राजा कौन था? धनानंद ही था। या जब धनानंद मगध का राजा था उस समय किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत के ऊपर अटैक किया था? वो था सिकंदर। जिसकी इस धनानंद की ताकत को, इस धनानंद की आर्मी सेना को देखकर ही कहते हैं सिकंदर की सेना डर गई थी या सिकंदर डर गया और वापस होली वो चले गए भारत से लौटकर उधर पंजाब वाले एरिया से। समझ में आ रही बात है? और कहते हैं कि भाई जनता दुखी परेशान हो गई और फिर बाद में धनानंद को गद्दी से हटाकर एक वंश आया जिसका नाम था मौर्य वंश। एक कथा कहानी मिलती है कि धनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चाणक्य कौटिल्य। तो किसी बात को लेकर धनानंद का उस चाणक्य कौटिल्य के साथ विवाद हो गया और धनानंद ने उसको निकाल दिया। ठीक है? या वो चाणक्य कौटिल्य छोड़ के चला गया इसका राज दरबार और उसने कसम खाई थी कि धनानंद मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, एक दिन तुमको गद्दी से हटा दूंगा। तो कहते हैं ऐसा ही हुआ। उसको चंद्रगुप्त या सॉरी कौटिल्य या चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला और चंद्रगुप्त और चाणक्य कौटिल्य दोनों ने मिलकर बाद में अपनी एक सेना बनाकर धनानंद को गद्दी से हटाया और मगध पर कब्जा कर लिया और एक नया वंश आया जिसका नाम था मौर्य वंश, जो आगे चल के एक एम्पायर बना। प्राचीन भारत का एक बहुत प्राचीन भारत का एंशिएंट इंडिया का एक सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। समझ में आ रही बातें? हाँ जी। तो इस तरह से ये जो मगध था इस पर नंद वंश के बाद जो अगला जो वंश आया वो था कौन सा वंश? वो था कौन सा? नंद वंश के बाद मौर्य वंश। क्लियर है? और जो नंद वंश के राजा थे इन्होंने ये एक सेंट्रलाइज पावर की स्टेब्लिशमेंट की, मतलब केंद्र में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की और मगध को जो एम्पायर है वो इन्होंने ही बनाया। और पहला जो साम्राज्य मिलता है वो मगध साम्राज्य इन्हीं के द्वारा, नंद वंश के राजा के द्वारा उसको एक केंद्रीय शक्ति के रूप में या एक सेंट्रलाइज पावर, एक केंद्रीकरण जो दिया साम्राज्य को, इन्हीं नंद वंश के राजाओं ने दी। ठीक है? और महापद्म ने एक उपाधि धारण की थी जिसको कहते हैं सवराट, मतलब जो चारों दिशाओं पे शासन करता है। ठीक है? सर्वछत्र या सवराट या बोले तो एक तरह से सम्राट, चारों दिशाओं पे जिसका कब्जा है, कंट्रोल है, चारों दिशाओं पे शासन करने वाला। नंद वंश के राजाओं ने एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन व्यवस्था दी, एक एम्पायर, एक साम्राज्य खड़ा किया और उसको काफी सेंट्रलाइज किया, एक बड़ी आर्मी की स्थापना की। कहते हैं लाखों की सेना में, लाखों की संख्या में सेना थी किसकी? धनानंद की या इस नंद वंश के राजाओं। और नंद वंश खासकर धनानंद के समय तक आते थे जनता परेशान दुखी हो गई थी और अत्याचार करने लगे थे। ये राजा भी बहुत बेरहमी से टैक्स वसूला करते थे और इनके अधिकारी थे वो भी जनता पर अत्याचार और बेरहमी क्या करते थे। ठीक है? और जनता को परेशान दुखी करते थे। इस वजह जनता दुखी हो गई और जब चाणक्य और मौर्य वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त, उसने जब इनका तख्ता पलट किया, गद्दी से हटाया, तो जनता ने कोई विरोध नहीं किया बल्कि उनका स्वागत किया, क्योंकि इन लोगों के अत्याचार से वो जनता मगध की दुखी और परेशान हो गई। समझ में आ रही बातें? तो इसके बाद हम जो वंश पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? मौर्य वंश होगा जो मगध पे रूल करेगा। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश बताया था मैंने आपको, पहले लिखा था, वो शुंग वंश था और फिर आएगा कण्व वंश। तो इस तरह ये एक के बाद एक साम्राज्य थे जिन्होंने मगध पर रूल किया था। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपने अच्छे से इनको किया होगा, समझा होगा। समझ में आ रही बातें? और अगला जो वंश है अब हम क्या पढ़ते हैं? मौर्य वंश। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। ठीक है? तो ये यहाँ तक आप लोगों ने किया। अब हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश, या अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कौन सा? मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। क्लियर यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से जानेंगे और समझेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखेंगे। क्लियर है? और
एक मेहनत के साथ हमें आगे बढ़ना है, एक हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम देख रहे हैं कि इतिहास में एक से एक एग्ज़ाम्पल भरे पड़े हुए हैं ऐसे लोगों के, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने दम पर साम्राज्य खड़े किए, साम्राज्य बनाए। हमारी बातें, तो हमको भी इसी तरह से हिस्ट्री से, इतिहास से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, कि हिम्मत आती है, एक साहस आता है, एक आत्मविश्वास आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। हमारी बातें, और एक प्रेरणा मिलती है हमें। तो हमारी बातें क्लियर है? तो हम भी इन्हीं राजाओं को पढ़कर एक मजबूत इरादा बनाकर, अपनी एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाकर, एक रणनीति बनाकर, हिम्मत हौसले के साथ हमें आगे बढ़ना है, और जो हमारी लड़ाई है उसको हमें जीतना है। चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी हमारा एग्जाम हो, कोई भी टारगेट। और आपके ये जो लेक्चर है यहाँ पे, जो हिस्ट्री की क्लासेज हैं, वो यूपीपीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें, यूपी या एमपीपीसीएस या राजस्थान, ठीक है, किसी पीसीएस की बात कर लो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहीं से सब क्वेश्चन आते हैं। इतना अगर आप कर लोगे तो आपको किसी एग्जाम में और ज़्यादा कहीं बाहर जाकर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बिल्कुल ये फ्री है। ऑल एग्जाम या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपको बहुत ही फ़ायदा और बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं ये हिस्ट्री। आप एनडीए, सीडीएस, नेट वगैरह की जो भी तैयारी करें, और हम अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ वो भी कराएंगे, और इतना करेंगे और वो क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी हो, या हम यूपी पीएससी की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, राजस्थान आरएपीएस की बात करें, या हरियाणा, किसी भी हम सिविल सर्विसेज स्टेट की बात करें, या यूपीएससी की बात। तो उम्मीद करता हूँ आप एक जोश, हिम्मत, ताकत और मन लगाकर पढ़ेंगे, और अच्छे से मेहनत करेंगे, और बस आप अपना टाइम हमें दें, बाकी चीजें आप वेद स्टडी ग्रुप पर आप छोड़ दीजिए। आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। बस आपको मेहनत से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, और लगन के साथ पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगला जो हमारा टॉपिक है, या हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है, अगली जो हमारी क्लास होगी, वो होगी हमारी किसकी? मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। क्लियर है? मिटा दिया, हो गया। तो ये हमने नंदवंश पढ़ा। मैंने पहले ही लिख दिया था आपको कि भाई नंदवंश के बाद अगला वंश कौन सा आएगा? मौर्य वंश होगा। मौर्य वंश, उसके बाद फिर कौन सा आएगा? शुंग वंश होगा। शुंग वंश, उसके बाद आएगा कण्व वंश। तो इस तरह से ये अभी हमें 3 डायनेस्टीज और पढ़नी है, और अब हम डिटेल से पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य वंश। मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। क्लियर है? जो काफी इंपॉर्टेंट है। या बात करें तो मौर्य मौर्य साम्राज्य, वो फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको सबने अच्छे से पढ़ा होगा, तैयार किया होगा, और चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।